अच्छा जी, कल वाला सवाल होमवर्क में दिया था, कौन सा वाला? टू का 2 और 3 का 3 नहीं था, 2 का 3 और 3 का 3 था, जाते हुए फिर दोबारा गलत बुलवा दिया था उन्होंने। चलो खैर है, खैर है, खैर है। पेज 51 पे आ जाएं, पढ़ें जी पेज 51 पे ये पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम सर, वो पिछली दफ़ा वाला लेक्चर 80 डिलीट कर दें जो एक पड़ा हुआ था, फिलहाल अपने पास रखने, बस कंप्यूटर से फारिग कर दें उसे। आज वाला 80 करेंगे तो वो डबल ना हो जाए ना, वो फिर परेशान ना हो जाए, कोई गलत लिंक कर दें, उसका फिर कर लेंगे, उसको बाद में कभी करा लेंगे, डाल लेंगे। समझ आ गई ना? आज वाला अपलोड करना है आप। टीएल हैड 6000 अनसोल्ड, खुदा के लिए पढ़ाने दें। टीएल हैड 6000 अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, पेज नंबर 51, एज ऑन 30/19। यार मुझे ये बताएं, अनसोल्ड क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। प्रोडक्ट ए आप समझ लें कैलकुलेटर है, प्रोडक्ट ए समझ लें कैलकुलेटर है। टीएल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है हमारे पास 6000 कैलकुलेटर पड़े हुए हैं दुकान पर अनसोल्ड। कौन से कैलकुलेटर पड़े हुए हैं जी? यार मुझे अटेंशन चाहिए थोड़ी आप लोगों की। अनसोल्ड कैलकुलेटर पड़े हुए हैं, आसान है बड़ा। एज ऑन 30/19, ये कैलकुलेटर इन्होंने खरीदा कितने का था? 6000 कैलकुलेटर दुकान पे पड़े हैं, आंखें बंद करके सोचें, 6000 कैलकुलेटर दुकान के ऊपर पड़े हैं और एक कैलकुलेटर कितने का खरीदा था? 500 का। जून में ही, हमारे साल में ही, द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए हैज फॉलन टू 350। इसकी प्राइस गिर के 350 हो गई। बस रुक जाएं मोहतरम, ये तो इंट्रो की क्लास का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द कॉस्ट? 500। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई ऐसा मसला आया कि लोगों ने कहा यार ये कैलकुलेटर फारिग हैं, तो हमारी कैलकुलेटर की प्राइस गिर के 350 रहेगी। व्हाट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? 350। व्हाट इज कॉस्ट? इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, पहले इसकी एंट्री करते चलें। ये लॉस मोहतरम कहते हैं इंट्रो वाले, वो क्या कहते हैं, इंट्रो रेफर 1 वाले, एनआरवी लॉस। और एनआरवी लॉस कैसे निकलता है? हम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं एनआरवी से और देखते हैं लोअर कौन सा है। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज एनआरवी? 350। व्हाट इज लोअर? 350। तो 500 वाले स्टॉक को गिरा के किस पे लाने? तो कितना? ये एनआरवी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं एनआरवी लॉस कितना है। प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़े, बस वर्सेस समझ लें। कॉस्ट थी इतनी वर्सेस एनआरवी इतनी है, 150 एनआरवी लॉस आ गया। कितने कैलकुलेटर हमारे पास दुकान पे पड़े हैं? 6000 कैलकुलेटर दुकान पे पड़े हैं। बोले तो 9 लाख रुपए आ गया। जनरल एंट्री क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। डन। चलें जी, ये मैंने जनरल एंट्री भी कर दी। अच्छा, अनसोल्ड क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। अनसोल्ड होता है क्लोजिंग स्टॉक। चलें जी आगे, बस ठीक है ना, समझ आ गई, बस एंट्री लिख लें आगे। 150 ज़रब 6000 छोड़ें, 500 350, 150 ज़रब 6000 लिखें और खत्म, आ गई। अच्छा, इसकी कुछ अंग्रेजी बता दें। सवाल तो एक्सप्लेन का है। द स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, and as the NRV is lower than cost, so we will record stock at NRV. Therefore cost of sales should be increased by 9 lakh and inventory should be decreased by, बस इस तरह की अंग्रेजी पेपर में लिखा ही है। ओके, आगे चलें। टीएल एक्वायर करता है प्रोडक्ट ए, कैलकुलेटर समझ लें, प्रोडक्ट ए। टीएल एक्वायर करते हैं प्रोडक्ट ए, हमेशा लेट आते हो, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट
in which it has to buy 10,000 units of product A per month for 500 per unit. ये टीएल जो कैलकुलेटर ए बाय करता है ना, ये बाय बाजार से जाके मुंह उठा के जिस मर्जी दुकान से नहीं कर लेता। ये जो कैलकुलेटर बाय करता है ये एक मुआहिदे के तहत बाय करता है, और मुआहिदे में पता नहीं शायद फंस ना चुका हो। टीएल कैलकुलेटर बाय करता है एक मुआहिदे के तहत जिसमें उसने 10,000 कैलकुलेटर बाय करने ही करने हैं 500 पर 10,000 कैलकुलेटर पर मंथ, 500 रुपए का एक कैलकुलेटर बाय करने ही करने हैं। फंस गया वह इस मुआहिदे में। पता नहीं ये मुआहिदा कितने साल का है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड टिल 31 अगस्त। हमारा ईयर एंड 30 जून है, तो जुलाई और अगस्त अगले 2 महीने के लिए हम बाउंड है कि जो मर्जी हो जाए इस बंदे से मैंने 10,000 कैलकुलेटर खरीदने ही खरीदने हैं 500 रुपए देके। एंड इफ टीएल डिसाइड टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, एक बार याद रखिएगा हम खड़े 30/19 पे हैं। एंड इफ टीएल डिसाइड टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में हमें पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? टीएल इज ऑफ द व्यू दैट मार्केट मे नॉट इंप्रूव इन नियर फ्यूचर। टीएल का ख्याल है कि मार्केट इंप्रूव नहीं करेगी, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 350 ही रहनी है। इसका ये मतलब है ना, मार्केट इंप्रूव नहीं करेगी तो सेलिंग प्राइस कितनी रहनी है? 350। जुलाई अगस्त हमें 2 टेंशन्स हैं, एक आज की एक फ्यूचर की। आज की टेंशन ये है कि 6,000 कैलकुलेटर हमारी दुकान पे पड़े हुए थे, ये आज की टेंशन है। इस टेंशन को मैंने रिलीज कर दिया जनरल एंट्री करके। रिलीज तो नहीं हुई, बहरहाल नुकसान हो गया हमारा। जनरल एंट्री करके इस टेंशन को मैंने फारिग कर दिया। ये टेंशन फारिग हो गई। एक टेंशन है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 6,000 का। दूसरी टेंशन है हम बंद गए हैं, हम बंद चुके हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं, बन जाते हैं। अब यहां से उठ के किसी भी टीचर की क्लास से उठ के बकाया टॉपिक किसी और टीचर की क्लास में नहीं ले सकते। कहेंगे यार वो तो बड़ा अजीब सा हो जाना है। तो कई दफा बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है और बंद जाता है, अब कुछ कर नहीं सकता। अब बंद गए हैं कि अगले महीने भी 10,000 कैलकुलेटर खरीदेंगे और उससे अगले महीने भी 10,000 कैलकुलेटर खरीदेंगे। खुदा के लिए ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस नहीं है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस तब होता जब कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता 10,000 कैलकुलेटर खरीदने का। ये फ्यूचर में लॉस तो आना है लेकिन ये अवॉइडेबल नहीं है, ये आप कॉन्ट्रैक्ट करके फंस चुके हैं। तो ये ना कहिएगा फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा। ना ऑपरेट करो, ना खरीदो 10,000 कैलकुलेटर। और भाई कैसे ना खरीदें 10,000 कैलकुलेटर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब हम मजबूर हैं। किस लिए मजबूर हैं? जुलाई में भी 10,000 कैलकुलेटर खरीदने के लिए और अगस्त में भी 10,000। अब हमारा IAS 1037 ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। बस ये रिवीजन चल रही है। अब जितने दिन चलानी है आज चला लें, आगे चला लें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रिवीजन के बगैर चीज़ें काबू नहीं आती। आई का आपको चीज़ें जैसे चेक करते हैं। अभी तो हमने बेसिक्स कवर की हैं सारी। अब जो है वो अब सारी ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अब आपने आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा, तो अब हजरात बोलें, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे नजर आ रहा है फ्यूचर में मैंने 20,000 कैलकुलेटर खरीदने हैं और खरीदने हैं 500 के, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, मैंने जो डॉलेंस वाला सवाल किया था ना उसमें डॉलेंस सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गया हुआ था। इसमें हम परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गए हैं। फंसना किसी भी किस्म का हो सकता है, बस फंसना चाहिए हमें। अच्छा, बता दें जी, जो फ्यूचर में लॉस आना है वो कितना होगा? कितने महीने हैं यार? भूल गया। इफ आई ऑनर ही बोलते रहिएगा, छोड़ें यार आप लोग इन्हें। इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल, इन, आउट। और कैंसल में तो भाई सिर्फ पेनल्टी होती है, वो आउटफ्लो ही होती है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करता हूं तो फिर मुझे कितने कैलकुलेटर खरीदने पड़ेंगे? 10,000। कितने महीने तक? कितने रुपए का? 500 का।
अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करता हूं तो फिर मुझे ये कैलकुलेटर खरीद के फेंकूंगा तो नहीं, पागल तो नहीं हूं, डीओजी ने तो नहीं काटा। फिर मैं 10,000 कैलकुलेटर 2 महीने तक खरीदता रहूंगा और खरीद के 350 का बेचता रहूंगा। मार्केट इंप्रूव नहीं होनी फ्यूचर में, 350 का बेचता रहूंगा। क्या आया? 7 मिलियन और 10 मिलियन बोलें तो नहीं, मैं आते कैलकुलेटर के बगैर ही बोल रहे हैं। और पेनल्टी हजरात हमेशा ही आउटफ्लो होती है। अच्छा, क्या दिखने में अच्छा लग रहा है? 3 मिलियन का नुकसान अच्छा लग रहा, 4 मिलियन का नुकसान अच्छा लग रहा? 3 मिलियन। ओ भाईजान, अबू बकर बता दिया करो यार। डन। अच्छा जी, अब पेपर में लिख के क्या आना है? अबे जा रहे। अच्छा, ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की मां का नाम क्या है? प्रोविजन। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की मां का नाम क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग की मां का नाम क्या है? प्रोविजन। मैंने आपको बताया था यार, ये प्रोविजन की ही सारी आगे कैटेगरीज हैं। ये एक प्रोविजन है। अब आप मुझे बता दें, व्हाट इज द पास्ट इवेंट? कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द पास्ट इवेंट? कॉन्ट्रैक्ट। और रिलायबल एस्टिमेट भी इसका लग सकता है। और प्रोबेबल आउटफ्लो, तकरीबन सर्टन ही है आउटफ्लो। एक तो इधर तो प्रोबेबल आउटफ्लो है, ये नुकसान होने आपका, और रिलायबल एस्टिमेट भी। तो तीनों शराइत पूरी हो रही हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन मेन हमारा जो फोकस होगा ना, वो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की इंग्लिश लिखने पे होगा। वो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का जो पैरा है वो मैं निकालता हूँ, वो देखते हैं। तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट के पैरे की इंग्लिश हम देखते हैं जाके। मजा आ रहा है ना आज? मुझे बड़ा मजा। अच्छा, इंशाल्लाह आता रहेगा मजा आज, सुबह भी शाम। अच्छा, पेज नंबर कौन सा है? सफा नंबर 10। स्टैंडर्ड में पार्ट ए खोलेंगे, पार्ट ए का 2 खोलेंगे, पार्ट ए टू में IS 37 ढूंढेंगे, IS 37 में पैरा 68 ढूंढेंगे, और पैरा 68 ढूंढ के कहेंगे द अनअवॉइडेबल कॉस्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, इसको छोड़े, मैंने जिसके स्काई ब्लू वाला हाईलाइट कराया था। द ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ cost of fulfilling the contract and any compensation or penalties arising from failure to fulfill it। स्टैंडर्ड खोल के ये लाइन लिख लेंगे और कहेंगे in the light of above the cost to fulfill the contract is 3 million and the cost to cancel the contract is 4 million, therefore onerous contract provision should be recorded at 4 million। 3 million lower onerous contract provision should be recorded at 3 million। और डन। एंट्री बता दें यार, हद होगी, साथ साथ फारिग कराते जाकर चीजों। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट 3 मिलियन। और भाईजान ये सारी एंट्रीज हो रही हैं 30 जून 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्लियर? सो वी हैव डन विद। चलें जी, हर गाय आगे आए। अगला क्वेश्चन कौन सा था यार? 3 का। अबे 3 का 3, इसलिए होमवर्क मैंने बड़ा सोच समझ के अपलोड किया था। वो वेबसाइट पे सारे नोट्स भी अपलोड कर दिए गए हैं, और फिजिकल वालों के लिए कह रहा हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए ग्रुप्स में शेयर कर दिए थे।
1 से लेके 84 तक सारे नोट्स भी अपलोडेड हैं। कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं? ओके, मेहरबानी, आगे चलें। ओएल इम्पोर्टेड 7000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन। ओएल ने 7000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन इंपोर्ट की हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹70 मिलियन। इधर पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है या टोटल कॉस्ट दी हुई है? टोटल कॉस्ट। भाई तू रोजाना लेट आता है, अपनी शादी भी लेट ना हो जी, मुझे यही डर लग रहा है, मुझे और कुछ जवाब आ नहीं रहा था। अच्छा, ओएल हैज इंपोर्टेड, दुल्हा ढूंढ रहे, ओएल हैज इंपोर्टेड 7000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹70 मिलियन। पता नहीं यार इस चीज की जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि एक मेडिसिन कितने रुपए की है। 70 मिलियन है ना, और कितनी मेडिसिन इंपोर्ट की हैं? 7000, ₹10,000। और ये मेरी मेडिसिन की क्या है कॉस्ट? तो मेरे ख्याल से ये कोरोना की एक वैक्सीन होगी। 10,000 रुपये की फाइजर वाली वैक्सीन इन्होंने जो है इम्पोर्ट की हैं, और 10,000 रुपये की एक वैक्सीन है, तो इन्होंने कितनी वैक्सीन्स इंपोर्ट की हैं? 7,000 डब्बियाँ इंपोर्ट की हैं टीकों की, वैक्सीन की 7,000 डब्बियाँ इंपोर्ट की हैं। तो 10,000 इज कॉस्ट। देख लेते हैं हमारे साल इंपोर्ट की हैं या कब की हैं। हमारा साल है जी 30 जून 2000, 31 दिसंबर 18। हॉवेवर इन नवंबर 18 तो हमारे साल ही इंपोर्ट की होंगी ना, हमारे साल ही इंपोर्ट की होंगी। हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 2 महीने पहले एक स्टडी पब्लिश हुई मेडिसिन जर्नल में, जिसने बताया कि इससे बेहतर वैक्सीन जो है फलां मुल्क वालों ने लॉन्च की है। तो एक फ़िरका कहता है उस मुल्क वाली वैक्सीन लगाएं, दूसरा फ़िरका कहता है इस मुल्क वाली वैक्सीन लगवाएं। तो एक और इससे बेहतर मेडिसिन लॉन्च कर दी है जो इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। साल के एंड पर हमारे पास 5,000 पड़ी थी स्टॉक में। तो टेंशन किसकी लें? जो बिक गई उनकी टेंशन लें, या जिनको अभी पड़ी हुई है स्टॉक में उनकी टेंशन लें? जो स्टॉक वाली हैं उनकी टेंशन लें, जो बिक गई वो तो बिक गई ना। तो टेंशन किसकी लें? 5,000 की। और 5,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्या बता सकते हैं 5,000 यूनिट्स में हर यूनिट कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। अभी तक सवाल में सिर्फ मुझे कॉस्ट दी गई है। डन। ऑन 25 जनवरी 19, साल खत्म होने के 25 दिन, 4,000 यूनिट्स वर सोल्ड एट 8,000 पर यूनिट। 4,000 चीजें उनमें से 8,000 की बेच दी। वैसे पड़ी कितने की थी? 10,000 की। ओएल ऑल्सो पे 10% कमीशन। ओएल ने 10% कमीशन भी पे किया जिस बंदे के जरिए वो चीजें बिकवाई। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या मुझे बताएं कि 31 दिसंबर की रात को मेरे पास कितने यूनिट पड़े हुए थे? 5,000। नवंबर में एक स्टडी पब्लिश हो गई थी जिसमें बताया गया था कि भाईजान तुम्हारी ये जो मेडिसिन है ये फारिग है, इससे बड़ी बड़ी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। तो जब मैं 31 दिसंबर की रात को सोने लगा हूँगा, यानी ओवल है बंदे का नाम फर्ज करें, ओवल जब सोने लगा होगा तो ओवल ने अपनी बीवी ओवला को बुलाया होगा और ओवला को बुला के कहा होगा अल्लाह की बंदी मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कहा होगा क्या हुआ? उसने कहा मैं सही सलामत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी मेडिसिन सही सलामत नहीं है। तो बताएं एडजस्टिंग इवेंट लेंगे नॉन एडजस्टिंग? क्या साल के एंड पे खड़े होकर कुछ ना कुछ शक था कि मेरी मेडिसिन के साथ वो हो जाना है जो नहीं होना चाहिए? तो इसका मतलब है ये जो इवेंट है, ये जो मैंने साल के बाद चीजों को बेचा कितने का? 8,000 का। क्या इज इट एन इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन that arose after the balance sheet date, or does it relate to a condition that existed at balance sheet date? It relate to a khatra that existed at balance sheet date. Therefore it is an adjusting event. Adjusting event. अच्छा यार, वो पता है आपको आई क्या हर जगह पंगे डालता है। पड़ी कितनी दवाइयां थी? 5। उसमें से 4,000 कितने की बिक गई? तो बाकी 1,000 कितने की? बाकी 1,000 कितने की बिकेंगी? बाकी 1,000 कितने की बिक जाएंगी?
हम बाकी 1000 में 4000 से शुक्र है पता चल गई, 4000 बेची तो शुक्र है पता चल गई कितने की बिक रही है, बाकी 1000 में भी वही जान है, बाकी 1000 में कोई और बात नहीं है। अब ये ना कह जाइएगा सर 4000 का एनआरवी लॉस बुक कर लेते हैं, 1000 के बारे में सवाल खामोश है। ओ भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस। 5000 चीजें पड़ी हुई थी, 4000 दूर की बात है, एक भी बिक जाती ना सस्ती तो मैंने कहना था बाकी 4999 में भी मसला है वही वाला। तो ये तो 5000 में से 4 बिक गई हैं, पीछे 1000 भी इंशाल्लाह यही नुकसान देके जाएंगी अगर अल्लाह ने चाहा। ओके समझ आ गई बात। तो इसलिए ना ये आई कैप के पंगों में नहीं पढ़ना। 4000 छोड़ो, बस पड़ी कितनी है 5000, तो वही कैलकुलेशन। और ये तो IS 2 तो जरूर था, लेकिन इसमें जो IS 10 का कॉन्सेप्ट था ना वो मैं आपको स्काई ब्लू में हाईलाइट कर दूं। IS 10 का कॉन्सेप्ट ये था 25 जनवरी को डिटरमिन हुई है वो चीज जो साल से पहले ही हमें पता थी। क्लियर। अच्छा जिन्होंने कल की क्लास ली उनसे पूछने लगा हूं, अगर सवाल में वैसे ही आ जाता कि नवंबर में कोई स्टडी पब्लिश नहीं हुई और जनवरी में जब हमने दवाई बेची तो पता चला ये तो सिर्फ 8000 की बिकी, फिर क्या करते हैं, फिर भी एडजस्टिंग इवेंट लेते हैं, क्योंकि कल की क्लास में रूल 1 आपने पढ़ा हुआ है। कल की क्लास में रूल नहीं ली, कल की क्लास में रूल 1 पढ़ा हुआ है, जिसमें ये पढ़ा था कि इन्वेंट्री की रीजन के बारे में खामोश हो तो भी एडजस्टिंग इवेंट ही लेना है। तो ये बात भी जरा लिख लें, अगर सवाल में नवंबर वाली बात ना भी लिखी होती तो भी एडजस्टिंग इवेंट लेते हैं। नवंबर वाली बात लिखी हुई है ना अभी, तो एक सवाल में नवंबर वाली बात ना भी लिखी होती तो भी एडजस्टिंग इवेंट लेते हैं। जी नवंबर में स्टडी आई और जनवरी में जब बेची चीज तो पता चला इसमें तो जान ही नहीं है, तो अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे हाथ में होंगी। अच्छा यार वैसे एक चीज बता दें, जनवरी में फाइनेंशियल पेपर में आपने हमेशा एज्यूम करना है 3-4 महीने तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में होती है, तो 25 जनवरी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है। ओके अब बताओ यार कॉस्ट कितनी है, रुपीज इन मिलियन में करा दें, 50 मिलियन। NRV सेल प्राइस क्या है 5000, तो क्वांटिटी है ना। क्या जवाब आया, कितना 40 मिलियन। माइनस इसको इस तरह कर लेना आप, NRV जो निकालने का तरीका होता है एस्टिमेटेड, NRV का फॉर्मूला बच्चों सुन लें, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। कई दफ़ा चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, उन्हें कंप्लीट या रिपेयर वगैरह करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें बीच में आती हैं। तो ये कितना आ गया था 50 मिलियन। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 8000 इंटू, यार 8000 ना करें ना, पहले क्वांटिटी लिखवाया करें 5000। ज़रब क्या जवाब आया 40। अब 40 को मल्टीप्लाई करें 10% से, 4 आ गया, 40 माइनस 4 36। आप बता दें लोअर क्या आ रहा है 36, तो स्टॉक किस पे पड़ा होगा, कॉस्ट पे। पड़ा किस पे होगा, कॉस्ट पे। पड़ा किस पे होगा, लाएंगे किस पे। तो कितना लॉस रिकॉर्ड करेंगे 14 का NRV लॉस रिकॉर्ड करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट भी सवाल में गिवन हो सकती है ना, इसको ना कभी कभी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर भी दे देता है, कोई चीज नामुकम्मल हो उसे कंप्लीट कर लो या रिपेयर कर लो।
The sale after balance sheet date relate to the sale after, यार ये अंग्रेजी लिखना सीखिए ना, the sale after balance sheet date relate to, नहीं रोज आफ्टर नहीं है, the sale after balance sheet date relate to a condition that existed at balance sheet date, therefore it is an, so we will increase the cost of sale by 14 and decrease inventory by 14, और नीचे ये कैलकुलेशन करके दिखा देंगे उसे। ओके चलें जी। यार और कौन सा सवाल है भाईजान, आपको मैंने बताया था, तस्वीर भेजी थी, तो बस कैसे करें इसके पिछले सवाल पे आ जाएं। 2 का 2, बस मैं 5-7 मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर आज हमने एक न्यूमेरिकल शुरू करना है। 2 का 2, फिर ये थ्योरी वाले सवाल इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। भाई हमारा ईयर एंड क्या है 2 के 2 में? 30 जून 2019। 30 जून 2019। इन मई 19 टीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया टू रीलोकेट इट्स रीजनल ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। इन्होंने सोचा कि मुल्तान से लाहौर अपना रीजनल ऑफिस रीलोकेट कर दें। अगर मैं नज़र मारूं पेज नंबर 8 के पैरा 70 पे, तो पेज नंबर 8 के पैरा 70 पे लिखा हुआ है क्लोजर ऑफ अ बिजनेस लोकेशन और रीलोकेशन ऑफ बिजनेस टू अनदर इलाका इज कॉल्ड एज। तो पेज नंबर 8 के पैरा 70 के मुताबिक ये क्या सिनेरियो बन रहा है? रीस्ट्रक्चरिंग। इन दिस रिस्पेक्ट अ डिटेल्ड प्लान वाज अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने प्लान अप्रूव कर दिया है एंड फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट, हमारे साल अनाउंसमेंट हो गई है, हमारे साल अनाउंसमेंट। अब पहली बात क्या लिख के आएंगे वो सुन लें। पहली बात आप लिख के आएंगे, इन दिस केस अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, पैरा 72 पेज 8 पे, बल्कि स्टैंडर्ड खोल के आप लिखेंगे ना पेपर में, तो इन दिस, ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं, बस ये इन दिस केस अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेस ओनली व्हेन एंड ओनली व्हेन नहीं लिखेंगे, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखाइएगा, दिस और दिस जो भी नाम है, टीएल हैज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग and it has raised a valid expectation that it will carry out the restructuring because it has announced the restructuring, क्योंकि इसने restructuring को क्या कर लिया है? अनाउंस कर लिया। तो अनाउंस करने की वजह से आपके ऊपर कौन सी ऑब्लिगेशन बन जाएगी? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ओके, टीएल हैज प्लान टू कंप्लीट द रिलोकेशन बाय दिसंबर 19। यार एक बार याद रखिएगा, रीस्ट्रक्चरिंग अगर हमारे साल ही हो जाए तो फिर हमने किसकी तरफ अपने आप को लायबल फील करना है? रीस्ट्रक्चरिंग कम्युनिकेट इस साल होती है और होती अगले साल है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साल रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए लेकिन उसके पैसे देने पेएबल हो, ऐसा भी कभी आ सकता है। लेकिन आज तक जब भी कभी आया उसमें हुआ ये कि रीस्ट्रक्चरिंग कम्युनिकेट हमारे साल हुई है और होती अगले साल है। जैसे मिसाल के तौर पे शादी, बात तय पा गई, शादी 3-4 महीने बाद है, तो अगर ईयर एंड आ गया तो अब्बू कहेंगे बेटा बस तैयारी करो, अगले की पैसे अरेंज करना शुरू करो। सिमिलरली रीस्ट्रक्चरिंग कम्युनिकेट कर दी इस साल लेकिन होगी, तो फिर इसके लिए अपने आप को लायबल फील करेंगे, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कौन से खर्चों के लिए लायबल फील करेंगे और कौन से के लिए लायबल फील नहीं करेंगे। शादी भी एक तरह की रीस्ट्रक्चरिंग होती है ना। अच्छा, टीएल हैज प्लान टू कंप्लीट द रिलोकेशन बाय अगला साल। तो मोहतरम हम कहां खड़े हैं? 30 जून 19। हमने कब तक रीस्ट्रक्चरिंग करनी है? अगले साल दिसंबर तक, यानी 6 महीने के अंदर अंदर हमने रीस्ट्रक्चरिंग कर देनी है। इसके लिए एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, जाहिर बात है अंदाजा ही लग सकता है और क्या हो सकता है, क्योंकि ये खर्चे तो अभी हुए नहीं, ये कब होंगे? अगले साल होंगे। हो सकता है अगले साल दिसंबर में हो जाएं, हो सकता है जनवरी में हो जाएं, हो सकता है थोड़े थोड़े बस होते रहेंगे ये खर्चे। रिडंडेंसी पेमेंट, ये तो लोगों को निकालना है हमने, ठीक है। ये जो रिडंडेंसी पेमेंट है इस पे तो मैंने आपको बताया था पैरा 80 लगाएंगे, क्योंकि ये तो
नेसेसरीली एंटेल्ड है रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से, और इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी। तो इसलिए इस पे तो पैरा 80 की रोशनी में, पैरा 80 वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरा 80 की रोशनी के अंदर इसको मैं टिक करूंगा, पैरा 80 की रोशनी में इसको मैं टिक करूंगा, ये रिडंडेंसी कॉस्ट मेरी रीस्ट्रक्चरिंग के कॉस्ट का पार्ट बनेगी, इसके लिए मैं लायबल फील करूं। कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर, कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर, रीलोकेशन, रीलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह चीजों का या स्टाफ का शिफ्ट करना, ये रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट का पार्ट इन द रोशनी ऑफ पैरा 81। क्योंकि मोहतरम इससे ना ऑनगोइंग बिजनेस को फायदा होगा, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ये जरूरी नहीं है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू रीलोकेट, ये कंपनसेशन जाने वालों को नहीं है, एग्रीइंग टू रीलोकेट जो स्टाफ होने उसको कंपनसेशन है। तो इस पे भी पैरा 81 लगेगा और ये क्रॉस होगी। ये आपके लिए नई चीज है, अगली ये जरा पढ़ लें। और भाईजान ये याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल है रीलोकेशन के लिए, रीलोकेशन के लिए, रिडंडेंसी के लिए नहीं। रीलोकेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह जिनको शिफ्ट किया जा रहा है। वो जो 48-50 बंदे खड़े हुए थे, 2 बंदे हमने बुला लिए थे, उनको रीलोकेट कर रहे थे ना। रीलोकेशन के लिए एग्जिस्टिंग मैनेजर को सैलरी है। तो बताएं ये रीलोकेशन का खर्चा है या रिडंडेंसी का खर्चा है? तो रीलोकेशन का खर्चा। रीलोकेशन का क्या मतलब होता है? इनको निकाला जा रहा है या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है? इससे तो फ्यूचर बिजनेस को फायदा होना है ना, तो ये तो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जरूरी नहीं है। वो तो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने फ्यूचर बिजनेस को फायदा देने के लिए 2-3 तजर्बाकार बंदे रोक लिए। रीलोकेशन का लॉस अंडरलाइन, पैरा 81 डन। अच्छा वैसे अगर ये रिडंडेंसी के लिए भी होता ना, फिर भी मैंने इसको इग्नोर करना था, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर को जो एग्जिस्टिंग है ना उसको सैलरी देनी ही देनी होती है, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग होती या ना होती। अच्छा आप बता दें यार क्या एंट्री बनेगी? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट, नोट कर लें, ये जनरल एंट्री बनेगी। सिर्फ कितने के लिए फिलहाल अपने आप को लायबल फील करें? 20 के लिए। सर पेपर में लिखना कैसे है? तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ना, पैरा 72 लिख के आएंगे। फिलहाल हमारे सिनेरियो में ना 3 पैरास बनते हैं बस, 72, 80 और 81, ये लिख लें। 3 पैरास बनते हैं बस, 72, 80 और 81, ये 3 पैरास लिख के आएंगे। अब मैं आपको बता भी देता हूं कैसे लिख के आने हैं। A constructive obligation to restructure arises in this case as there is a formal plan and it has been announced before year end, that is 30 June, which has created a valid expectation. Therefore, a restructuring provision should be recorded. आगे देखो, आप पूछ रहे हो तो लिखना कैसे, आप देख नहीं रहे। पैरा 80, a restructuring provision shall include only expenses which are necessary for restructuring and are not associated with ongoing activities. Therefore, redundancy should be recorded at cost of rupees 20 million. Further, restructuring provision will not include the cost relating to relocation. Reason भी लिखाइएगा, these expenditure relate to future conduct of business and are not liabilities of restructuring. Therefore, cost of moving office पूरा लिख के आएंगे, cost of moving office to Lahore and compensation to employees to relocate and salary of existing manager responsible for relocation amounting to rupees 3, 10 and 2 respectively will नहीं इधर से ही लफ्ज उठा लेते हैं, respectively will not be recorded as a provision, या provision में इसको include नहीं करेंगे। इस तरह लिखेंगे, एंट्री पेपर में शो नहीं करनी, वो 7 बूटी बना के घर ले आनी है। अच्छा वो मिल भी जाता है। अच्छा
अच्छा भाई, इसमें नहीं, मैंने कोई बात और करनी थी। हाँ, यार इसमें ना जो दिए हुए हैं पास पेपर, इसमें है वैसे तो लिखने का मैंने आपको तरीका भी दिखाया था एक दिन, तो अगर ज़्यादा भी है ना तो बेहतरीन इसके लिखने का तरीका अगर स्टिल आपको परेशान करे तो पेज 26 मौजूद है। पेज 26 पे ये दो सिनेरियोस को बेशक आप रटा रुटा मार लें, ये प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग पेज 26 कम्युनिकेट होगी है ना। तो provision should be recognized as formal restructuring plan has been finalized and a formal public announcement was made prior to year end which has created a valid expectation therefore a constructive ICAP इस पैटर्न पे solution दे रहा है। The provision should be made for redundancy cost as it pertains to closing off या shifting of falan unit, the cost of staff training or the cost of relocation relate to future conduct of business and should not be recorded in the amounting to rupees इतने इतने and इतने। तो इस तरह का कुछ लिख के आना है। पेज 26 था किताब का। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर को हमेशा खर्चे में ही वो आपने इग्नोर करना है क्योंकि वो तो एग्जिस्टिंग मैनेजर है, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग होती ना होती उसको तनख्वाह मिलनी ही थी। चलें यार, अब थ्योरी के और सवाल हैं इंशाल्लाह, वो अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल आप ऐसा करें कि किधर है लेक्चर नोट्स, वॉल्यूम 2 के लेक्चर नोट्स उठाए नहीं हुए। जी मोहतरम, हाँ हाँ साल से पहले कम्युनिकेट हो गया, कोई मसला नहीं है इसमें, इसलिए इसमें कोई जिक्र करने की कोई तुक नहीं बन रही। निकालें यार वॉल्यूम 2 के एंड पे आखिरी सफ़े, पेज नंबर 370। नया चैप्टर नहीं स्टार्ट हो रहा भाई, आज डी कमीशनिंग की प्रोविजन के ऊपर डिस्कशन होने लगी है और उसका न्यूमेरिकल करने लगे हैं। आप लोगों के आने का वेट किया जा रहा था, क्लास पूरी होगी, इसका न्यूमेरिकल करते हैं। अगली क्लास हमारी अगर थोड़ी सी लंबी हो भी गई है, 1 घंटा 50-45 मिनट की, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा ताकि हम थ्योरी खत्म कर लें और फिर अगली 2 क्लासों में कल अगली वाली निकाल के उससे अगली 2 क्लासों में न्यूमेरिकली करें बस। अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 300 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन हैविंग लाइफ ऑफ 12 years. It is purchased on 1 जनवरी 2016। भाई प्लांट कितने का खरीदा है? 300 का। लाइफ कितनी है? 12 साल। इट इज परचेज्ड ऑन, ऑनलाइन वाले तस्वीर खींच लें अगर बुक नहीं है तो। ये सवाल जो है वो अपलोड नहीं किया हुआ मैंने। अच्छा, इट इज लीगली बुक में बहरहाल है। पेज नंबर कौन सा बुक का? 370। इट इज लीगली ऑब्लाइज, लीगल ऑब्लिगेशन है। इट इज लीगली ऑब्लाइज टू डी इंस्टॉल द प्लांट। अच्छा जी, अब बताएं, प्लांट इंस्टॉल भी हो गया, कॉस्ट भी उसकी गिवन है और हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, प्लांट को क्या करना है? एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज 100। ये कितने साल बाद मजदूरों को पैसे देने पड़ेंगे? 12 साल बाद। 12 साल बाद मजदूरों को पैसे देने पड़ेंगे। किस चीज के पैसे देने पड़ेंगे? प्लांट डी इंस्टॉल करने के। तो ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है, यानी ये जीआरवी यूजीआरवी की तरह एक फ्यूचर की वैल्यू है जिसे डिस्काउंट करना पड़ेगा। द प्रिवेलिंग मार्केट रेट इज 7%। तो ये वाली 2 लाइनें आपने नहीं पढ़नी अगले 20 मिनट तक। अगले 20 मिनट तक ये 2 लाइनें नहीं पढ़नी। तो रिक्वायरमेंट है, जनरल एंट्रीज हमने बनानी है।
तो अच्छा बताएं भाई, प्लांट की कॉस्ट जरा ट्राई करें कैलकुलेटर पे निकालने की। 300 जमा 100 400 ना कर लें टोटल, प्लांट को बुक 400 पे कर लें। कोई बेहतर मशवरा दें। बताएं बताएं बताएं। प्लांट कितने का खरीदा, इंस्टॉलेशन वगैरह डाल डूल के प्लांट कितने का पड़ा, 300 का। मजदूरों को 12 साल बाद कितने पैसे देने हैं, 100 रुपया 12 साल बाद देने हैं। यकम जनवरी 16 है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 31 दिसंबर 27 को, अगर मैं ना गिनता, आपने 31 दिसंबर 28 कहना था, मुझे पता है, अगर ना गिनता आपने 31 दिसंबर 28 कहना था, पता नहीं अन्य बार लगे होते हैं, गिन के बोला करें। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 31 12 27 को जिस दिन प्लांट को उखाड़ने का इवेंट हो रहा होगा, उस दिन मजदूरों को कितने पैसे देने होंगे, लाल नोट एक देना होगा 100 रुपए का। पता नहीं किस जमाने का सवाल है। अच्छा समझ आ गई बात की। द प्रिवेलिंग डिस्काउंट रेट इज 7%। आप बता दें प्लांट को बुक में 300 जमा 100 400 पे करूं या 100 की प्रेजेंट वैल्यू। 300 तो पहले ही आज की वैल्यू है ना, 300 की तो टेंशन नहीं है। इंस्टॉलेशन तो खैर है, वो तो आज ही की वैल्यू होती है। इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं ना, पढ़ा हुआ आप लोगों ने ये। इंस्टॉलेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, सारी चीजों को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। और ये तो डी इंस्टॉलेशन है, ये तो अलग चीज है। ये 100 रुपया तो अलग चीज है, ये तो डी इंस्टॉलेशन है, ये अलग है। 100 रुपया इंस्टॉल तो आज हो गया होगा ना, हो सकता है 298 का आपने एसेट खरीदा हो, 2 रुपए का इंस्टॉल हो गया हो, इंस्टॉल सस्ता हुआ हो। डी इंस्टॉल करने में जरा टाइम लगेगा, खर्चा लगेगा। अच्छा यहां पे ना हमने एक वर्किंग करनी है, तो फिलहाल मैं आपके सामने जर्नल एंट्रीज करने लगा हूं। यकम जनवरी 2000, ईयर एंड कौन सा जी, यकम जनवरी 16। करवाएं जी एंट्री। प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा ये देखिएगा, क्या ये एंट्री सही है कि 300 का प्लांट खरीदा, 100 मजदूरों की तरफ लायबल फील करें और 400 पे प्लांट को बुक कर लें। डी इंस्टॉलेशन को भी तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होता है ना, लेकिन सवाल ये है कि ये डी इंस्टॉलेशन पे करनी है या डी इंस्टॉलेशन पे करेंगे। अच्छा ये ना जहन में कभी सवाल आ जाए कि डी इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट में क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि वरना डी इंस्टॉलेशन की वजह से ना एंड पे बहुत बड़ा नुकसान आता है, वो नुकसान फिर फौरन P&L में चला जाता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक डी इंस्टॉलेशन को आज ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि एकदम एसेट के ऊपर ना आए और डी इंस्टॉलेशन एसेट की कॉस्ट में ऐड होकर फिर ऐसे ऐसे डेप्रिशिएट होती रहती है। अच्छा बहरहाल इस बात को छोड़ें, एसेट कितने का खरीदा बाजार से, 12 साल बाद कितनी डज देगा ये हमें, 12 साल बाद कितना नुकसान कराएगा हमारा, 100 रुपये मजदूरों को देने पड़ेंगे, तो एसेट कितने का पड़ा टोटल। लेकिन मसला ये है, ये फिगर आज की है, ये फिगर 12 साल बाद की है। कोई हल बताएं। 100 को डिस्काउंट करें, 100 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 12 44। पॉइंट के बाद ना एक डिजिट लगवा दें, आज पॉइंट के बाद एक डिजिट लगवा दें, कैलकुलेटर को बेशक सेट कर लें, 0.4 एक डिजिट लगवा दें, 44.4। अच्छा जी अब बैलेंसिंग बड़ा बड़ा लिखें, आप बताएं एसेट की कॉस्ट क्या है। चलें ये नोट कर।
ओके, डन जी, क्लियर, आगे चलें। इकतीस 12 16 एसेट को डिप्रिशिएट करने की आप लोग बुरा ना मनाएं, इजाजत है एसेट को डिप्रिशिएट करने की। बोलें तो कॉस्ट 344.4 और लाइफ पॉइंट के बाद एक डिजिट। कितने लोगों ने सेट कर लिया कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद एक डिजिट पे, और कितने लोग पागलों की तरह खुद जो है वो सोच रहे होते हैं राउंड करूं ना करूं। 28.7। ओके जी, अच्छा यार, सऊदी किंग को आपको पता है हमने कुछ पैसे देने का वादा किया था। सऊदी किंग को पैसे देने का वादा किया था कि आपको 4 साल बाद 5 साल बाद पैसे दे देंगे। तो ये जो पैसे मजदूरों को देने हैं ये तो 44 पे बुक किए हैं। अब इस दरख्त को थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ेगा ताकि ये दरख्त पानी डालने से थोड़ा थोड़ा बड़ा हो और ये 12 सालों में मेहनत करते करते 100 पे पहुंच जाए। इस 44 को आज हमने डिस्काउंट कर दिया है, लेकिन जब साल का एंड आएगा तो 44 का डिस्काउंट खोलना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा डिस्काउंट को, फिर अगले साल डिस्काउंट खोलेंगे। खोलते खोलते 12 साल के एंड पे, यानी कि फर्ज करें ये 12 साल हैं, तो हमने सोचा था 100 इधर देना है, तो जब 100 इधर देना है तो सोचा 44 आज बनते हैं, तो 44 को खोलते खोलते पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद 50 पे जाए, 57 पे जाए, करते 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 एक वक्त आएगा कि ये किस पे चला जाए, 100 पे चला जाए, तो डिस्काउंट को खोलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बात मुझे बता दें, मैंने लायबिलिटी को 44 से बढ़ाकर 12वें साल के एंड तक किस अमाउंट पे ले जाना है, 100 पे ले जाना है। तो एक तो बात बताएं, लायबिलिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अब एक क्रेडिट मार दें, इसका सही नाम लिखें प्रोविजन। प्रोविजन फॉर व्हाट सर? मैंने तो आज तक अपने रजिस्टर पे कभी काटा नहीं सर, आप पेबल कटवाने लगे हैं, पता है रजिस्टर पे नहीं काटा। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर, सारा नाम लिखना है तो सारा लिख लें, कोई मसला नहीं। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, मेंटल होने की, सॉरी डिसमेंटल होने की लायबिलिटी, लेकिन ये अनसर्टन है ना, पता नहीं कितनी अमाउंट हो, तो इसलिए इसका नाम प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अच्छा जी, 31 दिसंबर 16 को मैं एक साल मेरा गुजर गया, तो लायबिलिटी को 44 से बढ़ा दूं, 44 से बढ़ा के किस पे लेके जाना है वो मैं बात करता हूं, लेकिन लायबिलिटी को बढ़ाने की एंट्री बोलें प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। डेबिट किसको करें? इंटरेस्ट एक्सपेंस को। जो काम आप करते थे सऊदी किंग के सिनेरियो में 100% वही काम इधर करेंगे। बल्कि आज के बाद सुन लें, इस कोई भी ऐसी लाइबिलिटी हो ना जो बिजनेस ने 8-10 साल बाद पे करनी है और आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, तो फिर इसको जब डिस्काउंट खोलते हैं ना, तो डिस्काउंट खुल के हमेशा कहाँ जाता है? इंटरेस्ट में जाता है। ठीक है, आप इस तरह समझ लें जैसे 44 रुपये का कोई लोन सा लिया है बैंक से और 12 साल बाद 100 रुपये वापस करने हैं, कुछ इस तरह का समझ लें। 44 का लोन सा लिया आज बैंक से, तो आज लाइबल फील कर रहे हैं ना, कोई लोन सा लिया है बैंक से शायद 44 रुपये का, और 12 साल बाद कितना वापस करना है? 100 रुपये वापस करना है, तो उसके लिए इंटरेस्ट बुक करना है साथ साथ। तो वही काम जो सऊदी किंग वाली कैलकुलेशन में करते थे, फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट करेंगे, तो जी इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया करेंगे भाई। ओ ना 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 यार,
प्रेजेंट वैल्यू पे रेट लगाना है, इसमें 100 पे रेट नहीं लगाना, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू पे रेट लगाना है। 44.4 इंटू 7%, एक साल का रेट बस लगा दें 3 अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी 44.4 प्लस 3.1 पे चली जाएगी, ठीक है अभी रहने दें, 44.4 प्लस 3.1 पे चली जाएगी लाइबिलिटी। अच्छा अब एक ना एग्जाम हिंट सुन लें, ये जो डीकमीशनिंग हमारी शुरू हो गई है ना, इसमें एक हिंट सुन लें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहे। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्री आपने साथ साथ करनी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपको पता होता है कब करनी है, वो आप इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है ना, साथ ही इंटरेस्ट की एंट्री कर देनी है, ये आपने पेपर में नहीं भूलना बस। तो ये लिखना सफे के टॉप पे, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इस टॉपिक में बहने हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इस टॉपिक में बहने हैं, यानी अब आपने साथ साथ लेके चलना है इनको, ठीक है। तो अब फिर याद रखिएगा जब भी डेप्रिसिएशन निकालनी में साथ ही इंटरेस्ट भी निकाल दीजिएगा। ओके अगले साल जी प्लांट खरीदवाएं दोबारा, अगले साल प्लांट खरीदवाएं, अच्छा अगले साल डेप्रिशिएट करवाएं, लेकिन साथ उसकी बहन भी ले आए इंटरेस्ट भी। तो बाजियां दोनों साथ साथ। कौन सा साल शुरू हो गया? 31/12/17। बोलें जी प्लानट, प्लानट डेबिट बोला है, ये बोला है, पकड़ लो इसको, जल्दी बंदे आए, जल्दी पकड़ लें इसको, प्लान डेबिट करा रहे। ठीक है जी। अच्छा साल गुजर गया तो प्लांट डेप्रिशिएट कर देगा। अब प्लांट में से आवाजें भी आ रही होंगी, ची ची, 2 साल हो गए हैं। बोले 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 यार, पागल है वो जो स्ट्रेट लाइन मेथड में बार बार डेप्रिसिएशन निकाल रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी क्योंकि चाय आ गई है, तो डेप्रिसिएशन अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई ये ब्लंडर ना मारिएगा कि इंटरेस्ट भी स्ट्रेट लाइन बेस पे बुक होता है, इंटरेस्ट स्ट्रेट लाइन बेस पे बुक नहीं होता। तो इंटरेस्ट जो है ना असल में यहाँ अनलकीली अगर आप देखें तो इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। रीजन सुने क्यों? 44.4 देने थे, 44.4 देने थे, 3.1 भी देने थे, दिए फिर भी नहीं, देने तो 12 साल बाद है असल में। तो कोई ऐसे पेमेंट तो हो नहीं रही कि कम हो जाए। तो कि ओपनिंग लायबिलिटी क्या थी साल के शुरू में, पिछले साल के शुरू में ओपनिंग, फिर कितनी हो गई? तो ये भी पे नहीं की मजदूरों को, ये भी पे नहीं की, पे तो 12 साल बाद करनी है। तो ये फिगर अब अगली में कम पाउंड हो जाएगी, कंपाउंड होकर इंटरेस्ट निकलेगा। अब गलती से आपने 44.4 पे इंटरेस्ट नहीं निकालना, अब 44.4 और इन दोनों को कंपाउंड करके इस पर इंटरेस्ट निकालना है। डन। तो अब इस साल का इंटरेस्ट निकालने कैसे? 44.4 प्लस 3.1। अच्छा इधर बताएं मोहतरम, पहले कितना पेएबल था तो इंटरेस्ट किस पे निकाला, अब कितना पेएबल है? 44.4 और 3.1। अब दोनों पेएबल्स पे इंटरेस्ट निकालें, और अगला साल आएगा तो फिर दोबारा, यानी 44.4 प्लस 3.1 प्लस अगला इंटरेस्ट। डन। इंटू कितने परसेंट? अच्छा जी आप बता दें जी, डेबिट वही, एंट्री वही, बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर मेंटल ओना क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट।
अच्छा, कभी कभी इंट्रो FR1 की क्लास में ना बच्चा टीचर से ऐसे पंगे लेने के लिए पूछता था, सर ये डिसमेंटल तो प्लांट 10-12 साल बाद होने, तो सर आप कह रहे हैं आज इसको कॉस्ट में डालो, तो सर ये क्या सर, ये क्या चक्कर होता है सर, अभी तो हमें नहीं पता कितने का डिसमेंटल होना है। तो अब उसको ना जरा आड़े हाथों लीजिएगा, अगर कोई ऐसा बच्चा मिला उसे कि फिर बैठ हफ्तू, अब मैं बताता हूँ कि 12 सालों बाद जो खर्चा होता है उसको फिर ये सारा समझाइएगा, वो कहेगा भाईजान माफी, मैं FR2 में आके पढ़ लूंगा। तो इसलिए टीचर कहता होता है बेटा जरा ठंडी करके खाओ, इंशाल्लाह आ जाएगी तुम्हारी बारी भी। तो अगर कोई प्लांट डिसमेंटल होना है तो 12 साल बाद हम अंदाजा लगाएंगे कितने का डिसमेंटल होना है। अंदाजा ही है ये 100 रुपए, 100 रुपए के साथ शायद कोई लफ्ज लिखा हो, हाँ एस्टिमेटेड लिखा हुआ है उसने, अंदाजा ही है 100 रुपए का क्या होना है, डिसमेंटल होना है प्लांट। तो 100 की पीवी आज बुक कर ली, बीवी नहीं, हर जगह बीवी नहीं, 100 की पीवी आज बुक कर ली, तो पीवी बुक करके डिस्काउंट कर लिया, और डिस्काउंट को जरा इधर हमने 100 को डिस, और इधर देखो खोलते जा रहे हैं डिस्काउंट को, और ये खुलते 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 12वें साल के एंड पे ये लायबिलिटी प्रोविजन वाली 100 पे पहुंची होगी, और इंटरेस्ट 12 सालों का होगा 100 माइनस 44.4। सारे सालों का जब 12 सालों का इंटरेस्ट होगा तो 100 पे लायबिलिटी है, 44.4 प्रिंसिपल है, तो 44.4 और 100 का डिफरेंस क्या होगा सारे सालों का। लेकिन सारे सालों का इंटरेस्ट का हमने करना नहीं होता, हमने हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग निकालना होता है। अच्छा यार, ये कंपाउंडिंग तो है ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर अगर तीसरा साल भी आ जाए, चौथा साल भी आ जाए, पांचवा साल भी आ जाए, बार बार फिर फिगर ही जमा करते रहेंगे। तो इसका ना हम एक शॉर्टकट देखने लगे हैं, और एग्जाम में ना ये पैटर्न हमने फॉलो किया करने। मैंने माना कि एंट्रीज हो रही थी इसके बगैर भी, लेकिन आने वाले दिनों में अगली से अगली क्लास में हमने इसमें रिवैल्यूएशन भी डालनी है, तो फिर रिवैल्यू जब एसेट्स होंगे तो फिर चीज़ें संभालना जो है टेबल के थ्रू आसान हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा करें, अभी तो हम कॉस्ट मॉडल आज फॉलो कर रहे हैं, आज हम इस एसेट को रिवैल्यू नहीं कर रहे। तो एक वर्किंग, ये सारा सही किया, अल्लाह का शुक्र है, ये सारा सही किया है, लेकिन अब मैं थोड़ी देर में आपको कहूंगा कि इन वर्किंग्स को मैं अवॉइड कर सकता हूं अगर मैं ये वाली वर्किंग कर लूं। बोले कि कौन से कॉलम होते थे उधर, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट। इसे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग भी कहते हैं और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी कहते हैं। एक नया कॉलम मैंने डाला है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। कर लिया नोट, मेहरबानी। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में इतनी जगह रखिएगा, यानी ऐसे में फिगर आनी है इसमें थोड़ी सी। चलें जी, अब ऐसा करता हूं, मुझे इधर ना दिखाइएगा फिगर्स, सवाल से चलते हैं, सवाल से चलते हैं। 1 जनवरी 2016। प्लीज बच्चों वाली बात ना कीजिएगा कि एसेट की कॉस्ट 300 है, खुदा के लिए ऐसी बात ना कीजिएगा, ना 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 ना। सवाल से देखते हैं जी, एसेट में कितनी कॉस्ट पे कर दी, कितनी पे कर देंगे, 100 कितने सालों बाद पे करेंगे, तो 300 को एज इट इज लिख लेते हैं और 100 की पीवी लिख लेते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि इससे पहले कि मैं यहां कुछ लिखूं, मुझे क्या चाहिए, 300 चाहिए, और 100 की क्या चाहिए, 100 की प्रेजेंट वैल्यू, 100 कितने सालों बाद पे होने, डिस्काउंट रेट 7%, कितने सालों बाद पे होने, 12 सालों बाद, 44 पॉइंट। आप तरतीब देखें लिखने की मेरे, पहले मैंने 300 लिखे, फिर 300 में मैंने पीवी करनी थी ऐड, तो मेरे पास पीवी थी नहीं, तो मैं 300 जमा पीवी लिख के आगे निकल गया, आगे जाके पीवी को लेके आया, पीवी यहां बैठी थी, पीवी को मैं लेके आया 44.4, अब पीवी को लाके यहां लिख दिया।
44.4 डन। अब बता दें एसेट में कितना डाल लूं, आगे जाने से पहले एंट्री बता दें। इधर देखें, प्लान डेबिट 344 पॉइंट, प्रोविजन क्रेडिट 44 पॉइंट और कैश 300। एंट्री बोले प्लान डेबिट, आप बैलेंसिंग भी नहीं निकालना पड़ा। प्लान डेबिट 344 पॉइंट, प्रोविजन क्रेडिट और कैश क्रेडिट। ये ऐसा फॉर्मेट है, इसमें डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट साथ साथ निकलता रहेगा, उसकी भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें। रिवैल्यूएशन सरप्लस जैसी वर्किंग है, लेकिन इसमें यार नया कॉलम डाल गया ना एक, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का। अच्छा जी, क्या निकालूं? डिप्शन निकालते हुए मैंने कहा था कि डेट ना लिखा करें पहले, याद आ रहा? डिप्शन निकालते हुए डेट ना लिखा करें, वो किधर है काजी? डेप्सिशन निकालते हुए डेट ऐसे कंफ्यूज कर देती है डेट, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ कई दफा निकालनी पड़ती है, फिर पंगा हो जाता है। किस प्राइस को डेप्सिएट करना है, कितने सालों में? 344 पॉइंट डिवाइडेड बाय 12, वही काम दोबारा कर रहा हूं सारा। कितना? 28 पॉइंट। इसकी एंट्री बताएं, डेप्शन डेबिट कम डेप्शन डन। इधर क्या लिखूं? बोले बोले बोले, इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, वो मैं इधर स्लैश डाल के लिखूंगा। अच्छा यार WD भी अच्छा लफ्ज नहीं है मेरे ख्याल से ना, कैरिंग अमाउंट लिख दें, क्योंकि लाइबिलिटीज के लिए WDV का लफ्ज अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब हम ये कॉलम एसेट का है, ये कॉलम लाइबिलिटी का है, तो एसेट और लाइबिलिटी को अगर आप साथ साथ चला रहे हैं तो फिर WDV का लफ्ज मुनासिब नहीं है। फिर आप इधर कैरिंग अमाउंट लिख दें, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट डेप्शन जब निकल आए ना, तब डेटे वगैरह लिख दिया करें, तब बिला टेंशन लिए डेप्शन निकल आए तब डेटे वगैरह लिख दिया करें। देखिए 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 देखिए, मैं जो स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूं वो बताएं। पहले क्या लिखूं, फिर क्या निकालूं? डेप्रिसिएशन 28.7। अब कोई टेंशन नहीं, जब डेप्शन निकल आई ना, ये लाइफ में फटा होता है कभी कभी, रिमेनिंग जब निकालनी है, जब निकल आए डेप्शन फिर रिलैक्स, फिर डेट लिख दे साथ, फिर एरर का कोई चांस नहीं। इधर क्या लिखें? कैरिंग अमाउंट 315.7। अच्छा भाई, स्लैश बहन डेप्रिसिएशन और उसकी बहन। अच्छा यार, अब ये फिगर निकालने के ना दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया है पहले, एक तरीका आपको आप बताने लगा हूं। पहले वाला तरीका सुने। पहले वाला तरीका है कि 44.4 को पकड़ें और पकड़ के 7% लगा दें। कितना आ गया? क्या? एक ये तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन एक तरीका और बताने लगा हूं, वो उस तरह भी जवाब कैरी डाउन जो भी होगा सही निकल आएगा, वो कोई मसला नहीं। और फिर इसको आप बैलेंसिंग निकाल लें 47 पॉइंट, और ये ग्रो करते करते 12 साल बाद 100 पे चली जाएगी। ये प्रेजेंट वैल्यू थी, इस पे पानी डाला, ग्रो किया, फिर ग्रो करते करते ये 100 पे चली जाएगी। लेकिन मेरे भाई एक काम कीजिएगा, एक और तरीका देखिएगा, अगर मैं चाहूं कि मुझे ये पहले आ जाए और ये फिगर मेरी बैलेंसिंग आए, इसका कोई हल बता दें। भाईजान मुझे ये बताएं
एसेट कब खरीदा? हम खड़े कहाँ हैं? मेरी बातें गौर से सुननी है, ये कैलकुलेशंस आराम से। एसेट कब खरीदा? हम खड़े कहाँ हैं? मुझे 31/12/16 को कैरिंग अमाउंट चाहिए लाइबिलिटी की। 31/12/16 को कैरिंग अमाउंट बढ़ गई होगी। अब मुझे बताएं कितने साल डिसमेंटल करने के करीब हो गए? 1 साल करीब हो गए। कितने साल बाद डिसमेंटल करना था, लेकिन अब कितने बाद करना है? 11 साल बाद। जरा चेक करते हैं 100 अगर 11 साल बाद पे करना पड़े तो कितना पे करना पड़ेगा? 47 पॉइंट। इसको जरा बैलेंसिंग निकालें। 47.5 3 पॉइंट, वही जवाब आ गया 3.1। इस मैथोडोलॉजी को भी समझना है, दूसरी मैथोडोलॉजी को भी समझना है, दोनों जहन में रखनी है। 2 तरीके बता दें दोबारा। पहला तरीका क्या? 44.4 को पकड़ो, 47 बैलेंसिंग आ गया। दूसरा तरीका जो कि आपने नोट करना है असल अपने रजिस्टर पे, ये क्या है ना यार, पूरी बात क्या करें। ये 31/12/16 का प्रोविजन का कैरेट डाउन है। कितने साल एसेट बाद डिसमेंटल होना था? 12 साल बाद। लेकिन कितने साल, यार ये देखें चीजें, कितने साल गुजर गए, अब कितने साल बाद होना है? 11 साल बाद डिसमेंटल होना है। इसलिए इस 100 को पकड़ें और रेज़ टू पावर -11 को 47 पॉइंट, चलिए नोट कर लें। 44.4 वो भी सही है। अच्छा मुझे भाई ये बताओ, वो बंदा ढूंढ के दें जिसने 3.1 के साथ नेगेटिव लिखा है। ढूंढ के दें जल्दी जिसने 3.1 के साथ नेगेटिव लिखा है। अभी लिखा ही नहीं भाई। 3.1 इंटरेस्ट है, ये बढ़ाना है, लाइबिलिटी बढ़ानी है आगे। डेप्रिसिएशन तो कम होती है ना, डेप्रिसिएशन एसेट को कम करती है, लेकिन इंटरेस्ट तो ये लाइबिलिटी को बढ़ाता है। चलो भाई मुझे बताओ, कैरी डाउन्स की एंट्री होती हैं या फॉर द ईयर्स की? इसकी एंट्री 28/7 की, डेप्रिसिएशन डेबिट 3.1 की। अब क्या मैं इनको काट सकता हूं? क्योंकि पेपर में इनकी जरूरत अब नहीं है, तो इसको काट दें। आप नजर भी आता रहे बैक एंड पे, इसको काट दें क्योंकि ये वर्किंग से चीजें हमारी जाया करेंगी। पे इस तरह हम नहीं किया करेंगे ना, आगे जरा सवाल तो आने दे। तो ये आसान सवाल लग रहा है ना, दोनों तरीके से हो रहा है। अगले सवाल तो आने दे, वो ना तुझे पहले करा दूं। अच्छा जी भाईजान, आप बड़ी गौर से आपने मेरी बात सुननी है। अगले साल तरतीब चीज़ों की समझनी है, कैलकुलेशन सारी आसान है। डेप्रिसिएशन लिखते हुए आपने फिलहाल डेट नहीं लिखनी, और खैर है डेप्रिसिएशन लिखते हुए आपने डेट नहीं लिखनी। और दूसरी बात यह है कि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन दोबारा नहीं निकालनी, डेप्रिसिएशन दोबारा नहीं निकालनी, टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। 28/7 जब ये डेप्रिसिएशन लिख दी तो डेट डाल दें 31/12/17। अब WDVs कैरिंग अमाउंट्स, बेहतर लफ्ज कैरिंग अमाउंट है 31/12/17 कैरिंग अमाउंट 287 एग्जैक्ट। अब मुझे बता दें, इधर देखें, अब मुझे बता दें इसका नाम 31/12/17 को लायबिलिटी का कैरेट डाउन। अच्छा इसका तरीका क्या होगा भाईजान? इसका तरीका क्या होगा? ये ओ भाई चीज़ें मुझे पता है आसान है, लेकिन अगले सवालों में वो 5-5 साल के गैप से भी डेटा दिया करेगा।
अब आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे, अब बात आसान लग रही है तो समझ आ रही है। 5-5 सालों के गैप से जब डाटा देगा तब एकदम आपने कहना ये क्या हो रहा है। तो मुझे ये मैं अब सारे ज़रा मुतवज्जे हुए हैं, दोबारा देख लें। मैं ये कह रहा था कि डेप्रिसिएशन जब आप लिख रहे होंगे ना तो आपने डेट नहीं लिखा करनी, और स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए डेप्रिसिएशन दोबारा कैलकुलेशन भी शो करने की जरूरत नहीं है। चुप रहें ज़रा, 2-3 लोग बोल रहे हैं, चुप रहें ज़रा 1 मिनट के लिए। अच्छा 31 12 चुप चुप, किसी ने रिपीट नहीं करनी मेरी बात। 31 12 16 आपने यहाँ लिख दिया। अब 31 12 16 लिख के आपने जो है वो कैरिंग अमाउंट निकाल ली 17, 31 12 17 लिख के आपने कैरिंग अमाउंट निकाल ली, कितनी आ गई? 27। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए बोले? कैरिंग अमाउंट किसकी? लायबिलिटी की। किस दिन? कितने साल हो गए एसेट खरीदे हुए? 2। कितने साल बाद शुरू में सोचा था डिसमेंटल करेंगे? 12। तो कितने साल हो गए इस्तेमाल करते हुए? कितने साल बकाया रह गए डिसमेंटल करने पे? तो रेज़ टू पावर -10। 100 इंटू 1.07 रेज़ टू पावर -10 50.8। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही बैलेंसिंग आएगा। 3 ये देख लें 3 तो इसको काट दें, इसकी जरूरत नहीं। ओके अगली लाइन में आ जाए आप। ऑन यकम जनवरी 18, ऑन यकम जनवरी 16 गुजर गया, 17 गुजर गया। यकम जनवरी 18 व्हाट हैपेंड जरा देखिएगा। एस्टीमेट इज रिवाइज्ड एंड फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज, पता चला मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो हुकूमत ने डेली लेबर वेज रेट बढ़ा दिए। इस वजह से अब हमारा अंदाज़ा है कि मजदूर पुराने ज़माने में सो लिया करते थे अब जागा करेंगे। अच्छा मजदूर पुराने ज़माने में सो लिया करते थे, अब सो नहीं लिया करेंगे, अब 140 लिया करेंगे। तो अब मजदूर 140 लिया करेंगे और तेरी खैर, और मार्केट का डिस्काउंट रेट भी कितना हो गया, ये जो भी रीज़न बनी हो। बहरहाल तो डिस्काउंट रेट्स ऊपर नीचे क्यों होते हैं, ये शायद सीए फाइनल की बातें हैं। बहरहाल डिस्काउंट रेट हमारा चेंज हो गया। तो मोहतरम 2 चीज़ें रिवाइज हो गई। नंबर 1 व्हाट वाज द, अच्छा थोड़ी देर के लिए ना, अब आप 2 मिनट के लिए आप लोगों में से किसी ने नहीं बोलना इसमें मुझे। अच्छा शुरू 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 में अंदाजा कितना था? अच्छा अब कितना अंदाजा है? 140। शुरू में अंदाजा कितना था? 7। अब कितना अंदाजा है? 6 का। ओके अब आप मुझे बताएं, ये जो 31 12 17 को जो मेरी कैरिंग अमाउंट्स निकल रही हैं, तो यकम जनवरी 18 को क्या इनमें कोई तब्दीली आ गई है? ये जो तब्दीली आ गई है ये रियल वाली तब्दीली है, ठीक है ये तब्दीली का कीड़ा नहीं है, ये रियल वाली तब्दीली है। क्लियर? अच्छा इस तब्दीली को रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट नहीं किया जाता, यानी 17 और 16 की कैलकुलेशन को रिवाइज नहीं किया जाता, बल्कि तब्दीली को
ऑनवर्ड अप्लाई किया जाता है। तो तब्दीली 16 और 17 को इफेक्ट, तब्दीली किस साल को इफेक्ट करेगी? जिस साल तब्दीली, क्योंकि तब्दीली तो तब्दीली है। ओके, अब तब्दीली किस साल को इफेक्ट करेगी? बोलें 18 के साल को। अच्छा, मुझे आप बताएं कि अगर मैं यहां 1 जनवरी 18 की डेट डाल के एक लाइन लिखूं, ये कैलकुलेशन ये हमारे साल के एंड पे नहीं होनी, ये दोनों एंट्रीज फाइनल है। मैंने एंट्रीज जो भी करनी है वो 18 में करूंगा। अगर मैं यहां 1 जनवरी 18 की डेट डालूं तो मैं लिख दूं रिवाइज्ड सीए। मार्केट में एक डिग्री आई हुई है रिवाइज्ड सीए, ये जो सीए जिन्होंने कर लिया होता है उनके लिए है। अच्छा, बोलें बोलें बोलें, रिवाइज्ड सीए। अब ये कैरिंग अमाउंट तो गिवन थी, मैं कौन सी रिवाइज निकालना चाह रहा हूं? रिवाइज सीए। रिवाइज सीए के लिए आपको क्या फीलिंग आ रही है? सवाल के अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो किस किस्म का डाटा दिया हुआ है कि मैं पहले इस कॉलम को छेड़ूं या इस कॉलम को छेड़ूं? जो सवाल में डाटा दिया हुआ है वो किस किस्म का डाटा दिया हुआ है? आपका मशवरा क्या आ रहा है? किस कॉलम को छेड़ूं? यार ऐसा को किस फिगर से छेड़ूंगा? कोई ना कोई फिगर से अलर्ट करनी पड़ेगी ना। वो कैलकुलेशंस मेरे ख्याल से यहां से हो जाएंगी मेरी, क्योंकि 100 को किस पे लेके जाने और 7% के डिस्काउंट रेट को 6 पे लेके जाने। तो इस तब्दीली को रिकॉर्ड करना है तो क्या निकालनी पड़ेगी? और यार एक बात वैसे याद रखना, बीच में एक बात जहन में आ गई जिसका इस तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं है। इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट भी डायरेक्ट बनती है। जिस तरह आप जनरल एंट्रीज कर रहे थे बैलेंस शीट डायरेक्ट बनती है। प्रोविजन, WDV प्रोविजन, कैरेट डाउन रेडीली अवेलेबल है। हिम्मत करें जी, लिखे 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 140। मजदूर कितने मांगेंगे? डिस्काउंट रेट, अच्छा यार रेस टू पार बता दें। -9। भाईजान कह रहे हैं 1 दिन का वक्फा इधर पड़े, मैं साल का डालूंगा। 1 दिन का वक्फा इधर पड़ा है, कहते हैं मैं साल का वक्फा डालूंगा। ओ भाईजान तेरी तब्दीली। ओ भाईजान की हंसले वाले, कितना गैप है? 1 दिन का गैप है, तो इधर रेस टू पार कितने ईयर्स? देखे ना भाई, 2 साल हो गए हैं ना। अब कितने साल बाद डिसमेंटल होने? 10 साल बाद। तो प्लीज रेस टू पावर 10 चेंज ना कीजिएगा, बिकॉज 10 इज नंबर ऑफ ईयर्स। एंड ये कोई तुक नहीं है कि 1 दिन बाद आप कहें कि मैं 1 साल और करीब हो गया हूं, 1 दिन और करीब हो गए आप, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट है? कुछ भी नहीं। तो थोड़ी अकल इस्तेमाल करें। रेस टू पावर -10 डन। तो अब बता दें मजदूरों को जो पैसे देने हैं 100 देने हैं 140, लेकिन डिस्काउंट रेट पे थोड़ा अपना इंपैक्ट डालेगा। रिवाइज सीए बताएं। 78.1। अच्छा जी, अब मुझे आप बता दें। नहीं, मैं कैरी डाउन्स निकाल के वो जो आप कहना चाह रहे हो वो बैलेंस ही निकाल लेता हूं ना। भाई कह रहे हैं 100 रिकॉर्ड किया हुआ 140, आप 40 की नहीं 40 से नहीं खेलना, वो परेशान होंगे आप। अच्छा मोहतरम, अब आप निकालें बैलेंसिंग 27.4। ये 27.4 एकदम क्या आया है? हमारा तो होली होली 3 इंटरेस्ट निकल रहा था, ये एकदम 3 बहुत 27 कहां से आ गया? एकदम 27 कहां से आ गया? लाइबिलिटी आराम आराम से हम होली होली बढ़ा देना। 44 डिस्काउंट खुला एकदम ये कहां से आ गया 27? क्या इसका नाम क्या रखूं? ना इसका नाम इंटरेस्ट नहीं रखना मोहतरम, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट, इसका नाम इंटरेस्ट नहीं रखना। ये है इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन प्रोविजन। ये इंक्रीज हो गई है मेरी प्रोविजन। मजदूरों को ज्यादा पैसे देने हैं ना, 100 की बजाय 140 देने हैं।
तो वो जो लायबिलिटी टुवर्ड्स मजदूर थी वो अब मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, एकदम उसके बढ़ने का इंपैक्ट रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा जी, एंट्री बता दें, प्रोविजन क्रेडिट, डन। एंट्री तो यहां से खुद ही निकलती है ना, प्रोविजन क्रेडिट। जैसे देखो इसकी क्या एंट्री थी, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये प्रोविजन क्रेडिट और डेबिट यार मुझे बताएं, जब सबसे पहली दफा आपने 100 की पीवी निकाली थी, जब पहली दफा 100 की पीवी निकाली थी तो किस में डाली थी, एसेट में डाली थी 100 की पीवी। अब 100 की बजाय 140 की पीवी निकाली, ये 100 की पड़ी हुई, ये 140 एक्चुअली शायद डिस्काउंट होके कोई इसका इंपैक्ट आ रहा हो इधर, ये 100 की डिस्काउंटिंग वाली प्राइस है, ये 140 की डिस्काउंटिंग वाली प्राइस है, तो 40 की डिस्काउंटिंग वाली का इंपैक्ट इसके अंदर होगा। तो बोले ये भी कहां डालें, जहां पे 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू डाली थी एसेट की प्राइस में, तो यहीं पर इसकी भी प्राइस कट। आप बता दें, ये जो 27.4 है, क्या ये एक साल गुजरने की वजह से इंटरेस्ट है? साल ही नहीं गुजरा, ये इंटरेस्ट तो नहीं है, ये तो साल गुजरा ही नहीं, साल गुजरने के बाद इंटरेस्ट बुक होता है ना। और मैंने कहा था डिफरेंट इंटरेस्ट साथ साथ चलाना है, तो इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं बोलना था आपने। तो मोहतरम, ये जो मजदूरों को पैसे देना आप लायबल फील कर रहे हैं ना, ये वक्त गुजरने की वजह से नहीं है, ये मजदूरों को ज्यादा पैसे देने की वजह से बन रहा है। तो इसको एसेट की प्राइस में ऐड कर दें, इसलिए इसका दूसरा इंपैक्ट एसेट अकाउंट में डाला करेंगे, इसका दूसरा इंपैक्ट इंटरेस्ट में नहीं डाला करेंगे। इस कॉलम में आके छेड़ दें। अब ये वाली फिगर ना एरो डाल के ना ऐसे लिख लें, ये फिगर अब यहां ले आए। निकली कैसे थी ये फिगर, याद रहेगा ये फिगर निकली कैसे थी? सारा 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 दोबारा बता दें। आज का 31/12/17 तक कोई मसला नहीं था, एकदम 1 जनवरी 18 की सुबह बम फटा, जिसमें एक नई डिग्री आई, क्या नाम, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब ये पैटर्न बने हुए थे, फिगर्स तैयार थी, बड़ा जल्दी काम हो गया, वरना एंट्री से ये काम नहीं होना था। हाँ जी बोलें भाई। 100 नहीं, 140 इंटू 1.06। अच्छा, स्टिल मैं यही कहूंगा 2 साल हो गए हैं एसेट को खरीदे हुए, डिसमेंटल जो है 10 साल रह गए हैं बकाया, रेज़ टू पावर -10। जी बोलें कितना आ गया, 78.2। अब बता दें, एकदम 50 से 78 का जो इंक्रीज आया है वो इंटरेस्ट का नहीं है, कम से कम 27 और फिर इसको इधर लिख दें। इधर बताएं ये मैं प्लस करूं या माइनस करूं, लायबिलिटी क्रेडिट तो एसेट, और वैसे भी यार मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं ना, तो फिर एसेट की प्राइस बढ़ जाएगी। मजदूरों के पैसे तो एसेट की प्राइस में ही डाल रहे हैं ना, इंस्टॉलेशन भी एसेट की प्राइस में डालते हैं, डी इंस्टॉलेशन भी एसेट की प्राइस में डाल रहे हैं, तो मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं तो एसेट की प्राइस बढ़ेगी। और वैसे अगर दूसरे तरीके से भी लॉजिकली सोचें तो लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, तो फिर एसेट 27 कहीं ये गलत पड़ा था किसी जगह पे, ये गलत पड़ा था हमने। अच्छा वो मुझे दिखाना ना कहाँ पड़ा था, फिर हम देख लेंगे। अच्छा जी बोलें। ओ वो मैं बता दूंगा आपको, वो तो बिल्कुल और कॉन्सेप्ट था। मुझे अगर वो वाली आप बात करें जो ये करें तो फिर वो मैं आपको समझा दूंगा जी। 314.4 एंट्रीज बता दें किसकी होंगी, कैरी डाउन्स की होंगी या कुछ एडजस्टमेंट। एंट्री बताएं, प्रोविजन एसेट, तो यहां पे ना कर दो एंट्री, यहां पे जगह है वैसे ही कह रहा हूं, यहां पे कर देता हूं ताकि इस साल के डिविजन में इंटरेस्ट भी तो आने ना, तो कर देते हैं सामने। 1 जनवरी 18 को तो करनी है एंट्री, कर देते हैं। भाईजान सर्दियां हैं, पसीना निकल रहा है तुम्हारा। ईयर एंड 31/12/18,
प्लान डेबिट, अमाउंट बोलें जी 27.4। और चेंज इन एस्टिमेट का क्या नाम है फिलहाल? इंक्रीज इन प्रोविजन। 100 रुपए की बजाय मजदूरों को 140 देने हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन। अच्छा, अब मेरे भाई, अब मैं आपसे वो बातें पूछने लगा हूं जो आप लोग थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि यहां डेप्रिसिएशन का लफ्ज लिख के डेट लिखूं या डेट कंफ्यूज कर सकती है? डेट कंफ्यूज कर सकती है, कहीं लाइफ वगैरह मेरे से गलत ना निकल आए। मैं अपनी लाइफ नहीं मुझे पता, तो इसकी लाइफ एसर की गलत निकल आई तो मसला होगा। आप बता दें जी, स्ट्रेट लाइन मेथड तो है, लेकिन भाई एसेट की प्राइस ही चेंज हो गई है। तो अब रिवैल्यूएशन की तरह मुझे बता दें, क्या मैं स्टिल इसी फिगर को डेप्रिशिएट करता रहूं या मैंने इसको डेप्रिशिएट करना है? और किस लाइफ पे? हमेशा रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ ऑब्वियसली जब भी आप कैरिंग अमाउंट चेंज करेंगे तो आपको रिमेनिंग लाइफ लेनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन की तरह। अब किसको खत्म करना है? 314.4 को। डेप्रिसिएशन के साथ डेट नहीं लिखनी, कंफ्यूज करेगी। कितने साल हो गए एसेट को डेप्रिशिएट होते हुए? 2 साल हो गए डेप्रिशिएट होते हुए। 16 में भी डेप्रिशिएट हुआ है, 17 में भी डेप्रिशिएट हुआ है। तो टोटल कितने सालों में डेप्रिशिएट होना है? 12। 12 में से कितने साल डेप्रिशिएट हो गया? कितने और साल डेप्रिशिएट करना है? इस प्राइस को 10 सालों पे खत्म कर दें, डिवाइडेड बाय। अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ी हमें। बस पॉइंट के बाद एक डिजिट पे सेट करें ना जी। एंट्री बताएं। भाई अब ना रिलैक्स हो जाएं, अब अपडेट्स डाल दें। अब इंशाल्लाह कुछ एरर का चांस नहीं है, बल्कि अपडेट्स डालना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल भाई भी रेडी हो गए हैं। अपडेट्स डालना ना ज़रूरी है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट वगैरह की अगर डेट लिखी होगी तो प्रोविजन की कैलकुलेशन मेरी आसान होगी। अपडेट्स डालना ज़रूरी है। तो 31/12/18 कैरिंग अमाउंट 280। अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि मुझे क्या चाहिए? प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट चाहिए। इसका मतलब देखें, ये अगर मैं इधर उंगली रखूं तो मुझे प्रोविजन की, लेकिन किस दिन की? कैरिंग अमाउंट के सामने डेट लिखना जरूरी है, वरना गड़बड़ कर बैठेंगे। डेप्रिसिएशन के आगे डेट ना लिखिएगा, रिमेनिंग लाइफ पहले निकाल लीजिएगा, लेकिन कैरिंग अमाउंट के सामने डेट लिखना जरूरी है, वरना गड़बड़ कर बैठेंगे। कैरिंग अमाउंट के सामने डेट लिख दीजिएगा। डेट लिख दी आप। अब आप जो है वो बताएं कि कितने साल हो गए हैं एसेट को खरीदे हुए? 16, 17, 18। कितने साल हो गए खरीदे हुए? 3। टोटल कितने साल बाद डिसमेंटल होना था? 12। टोटल कितने साल गुजर गए? अब कितने साल रह गए हैं डिसमेंटलिंग में? 9 साल। 140 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर। अब आप लिखें -1। 82 यार, अब तो साल गुजर गया ना, तो इसका नाम क्या लिखूं? इंटरेस्ट। तो साल गुजर गया। बैलेंसिंग 4.7 जी। एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। जी 4.7
4.7 डन। ओ तेरी खैर यार, इस सवाल में 19 भी है। अगला कौन सा साल है जी? 19। तो कर लेते हैं, कोई नहीं। ओके 31/12/19। डेप्रिसिएशन के डेट नहीं लिखनी, वैसे तो अब स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो पागलों की तरह आपको डेप्रिसिएशन जो है वो निकालने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत। आपको इस साल तो नहीं, यकम जनवरी 19 को तो नहीं कोई मजदूरों ने और ज्यादा कोई लेबर फोर्स बना के इमरान खान के बनी गाला पे जाके, यकम जनवरी 19 को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो नॉर्मल तरीके से चलने दें। जी बताएं भाई, 31/12/19 को कैरिंग अमाउंट 251.6। अच्छा भाईजान, ऐसे ऐसे फिरके पैदा हो गए हैं बच्चों के। वो कहते हैं देखे 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 देखे, वो कहते हैं सर हमने 283 को डिवाइड किया 9 से, हमारा तो यही जवाब आ रहा है। करें जरा, 283 को 9 से डिवाइड किया, रिमेनिंग लाइफ हमारा शौक है निकालने का, रिमेनिंग लाइफ हमारा काम है, रिमेनिंग लाइफ निकालना तो हमारा कारोबार। तो सर हमने ये चेक किया, यही आ रहा है। भाईजान कौन चेक करने को कह रहा है तुम्हें? कौन चेक करने को कह रहे हैं? मेथड कौन सा चल रहा है, सीधा तरीका? हाँ फैसल, हाँ ये तो डेफिशिएंट चल रही थी सही, लेकिन वो असल में कोई एस्टीमेट में चेंज आ गई ना, इसलिए मैंने डेफिशिएंट यहाँ नए तरीके से निकाल लिया। अब तो स्ट्रेट लाइन है, अब आप 31.4 और 31.4 एज इट इज लिख लें अगले साल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके चलें जी। अब सीए के सामने ये अमाउंट ये लिखी हुई है डेट। आप बता दें 31/12/19 और 1 जनवरी 16, 16, 17, 18, 19 कितने साल हो गए? 4। कितने टोटल? 12 - 4 रेज़ टू पावर माइनस 4.9 कुछ चेती है ना धीरे धीरे चलते हैं और पसीना छूट छूट के इसका नीचे गिरा है। बच्चों को लग रहा होगा गर्मियों के पिछले साल की रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है। अच्छा जी, 1 जनवरी 31/12/19 डेप्रिसिएशन उसकी बहन इंटरेस्ट। लेकिन यार इधर आप लोगों ने पता नहीं, हाँ मैं भी लिखना भूल गया, डेप्रिसिएशन स्लैश इंटरेस्ट। आज मजा आया ये स्टडी 7 का। जी बोलें। ठहर जाना चाचू। 4.9। अच्छा जी, भाई मेरे आपसे एक सवाल, ग्लासेस वाले भाई, ये वाले ग्लासेस वाले भाई, ये वाले, हाँ P&L एंट्रीज से देख के आपको बता दूं कैसे बनेगा, ये P&L की फिगर्स, डेप्शन इंटरेस्ट वगैरह वर्किंग से देख के बता दूं, वर्किंग से, वजह वर्किंग से आगे चलना है, हो सकता है पेपर में एंट्रीज ना मांगी हो। तो अब आप मुझे बता दें P&L में पहले साल कितनी डेप्शन जाएगी, दूसरे साल P&L में, तीसरे साल 31, चौथे साल P&L में इंटरेस्ट कितना जाएगा पहले साल 3.1, 3.3 इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा, और ये 4.9, ये नहीं जाएगा 27, ये P&L में नहीं जाएगा। अच्छा, और अगली बात, सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछ लूं, बैलेंस शीट को ज्यादा तफसील से छोड़ने पड़े, 31/12/19 की बैलेंस शीट में एसेट कितने पे नजर आएगा? 251.6, और 31/12/19 को लायबिलिटी
100 पे नजर आएगी या 140 पे नजर आएगी या प्रेजेंट वैल्यूज पे? 140 की प्रेजेंट वैल्यू पे नजर आएगी। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग बैलेंस शीट में कितने पे नजर आएगा? 87.8। होमवर्क नहीं है आज कोई? हाँ भाईजान आप खड़े हो जाएं। भाई पूछ रहे हैं प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग का करंट और नॉन करंट पोर्शन बता दें। इनको जवाब दें 8 साल बाद पे करनी है, नॉन करंट में ही पड़ी रहने दें। ठीक है, इनको बताएं 8 साल बाद पे करनी है, इसको किस में पड़ा रहने दें? कोई थोड़ा सा अगले साल पे कर देनी है, तो इसलिए प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग ये वाली अब कहां नजर आएगी? पेएबल आफ्टर 8 ईयर्स है ना, तो सारी नॉन करंट लायबिलिटीज लिख लें यहाँ पे, एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में नजर आ जाएगी। करो करो करो, खैर खैर वो कोई मसला नहीं, सर नजर आ जाएगा इसका, सर भी तो है ना। हाँ तो भाई होमवर्क कोई नहीं है आज, चलो।